हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जुर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे कुषाण वंश के बारे में। आज हम सीखेंगे किसके बारे में? कुषाण वंश के बारे में। इसका उदय कैसे हुआ? कुषाण वंश का उदय कैसे हुआ? तो देखो, एक तुर्क उद्गम थ्योरी है। हाँ कि इसका उदय एक कुषाण कि शासक कहाँ के थे? तो तुर्क के रहने वाले थे। देखो, लेकिन ये प्रमाण कैसे मिला? तो जो दोनों के सिक्के थे भारत और तुर्क के, तो ये समान थे। पदों और उपाधियों की भी समानता इसमें थी। देखो, जो तुर्क के लोग थे, तुर्क उद्गम थ्योरी से उन्होंने कुषाणों को क्या माना कि ये तुर्क के रहने वाले हैं। प्रमाण क्या मिला? जो दोनों के सिक्के थे वो समान थे, पदों और उपाधियों की समानता भी थी। फिर एक है, दूसरी हमारा है मंगोल उद्गम थ्योरी। ये चीनी विवरण है। क्या है? चीनी विवरण। यूची कबीला तब हुआ करता था मंगोल उद्गम थ्योरी में। यहाँ ये कुषाण कहाँ के रहने वाले हैं? तो मंगोल के रहने वाले हैं। चीनी विवरण ने बताया। तो उस समय यूची कबीला रहता था, और यूची कबीला जो पश्चिम की तरफ बढ़ रहा था। यूची कबीला जो पश्चिम तहिया को जीत लिया था। यूची कबीला ने पश्चिम में तहिया को जीत लिया था। यह क्षेत्र पहले शकों के अधीन था। यह क्षेत्र किसके अधीन था? तहिया तो शकों के अधीन था, लेकिन जब यूची कबीला ने आक्रमण किया और ये पश्चिम में जीत गए। फिर 5 अन्य कबीले थे, 5 और कबीले थे। तो जो सबसे प्रसिद्ध कबीला था वो कौन था? कुषाण का था। जो सबसे प्रसिद्ध कबीला, सबसे मजबूत कबीला कुषाण का था। फिर देखो, यूची खानाबदोश थे। यूची क्या थे? खानाबदोश थे, और आधुनिक चीन के सीमांत प्रदेशों में रहते थे। आधुनिक में चीन के जो सीमांत कुछ प्रदेश हैं वहां पर ये रहते थे यूची लोग। फिर लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व यूची और हिंगनू के बीच युद्ध हो गया। तो उसमें हिंगनू उस समय एक कबीला हुआ करता था। तो हिंगनू यूचियों को मार दिया, हरा दिया और इनको वहां से भगा दिया। लेकिन यूची राजा की विधवा के नेतृत्व में यूची ने हिंगनू के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। लेकिन जो यूची राजा की विधवा पत्नी थी और उसके जो सैनिक थे, उन्होंने उसको आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। क्योंकि जब यूची का राजा मारा गया, हिंगनू ने मार दिया इसको, तो उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और वहां से ये पश्चिम की तरफ बढ़े। फिर देखो, फिर नए चारागाह की खोज के लिए ये पश्चिम की ओर गए। नए चारागाह की खोज के लिए ये कहाँ गए? पश्चिम की ओर गए। और एक वहीं पर एक जात मिलती, ऊफुन जात। और ये यूची जात के लोग ऊफुन जात पर आक्रमण कर देते हैं, हमला कर देते हैं और इनको हरा देते हैं। और ये किस नदी के तट पर है? ऊफुन जात किस नदी के तट पर थे? तो इली नदी के तट पर थे। ऊफुन जात इली नदी के तट पर थे। अब यूची कबीले की जनसंख्या कितनी थी? 6 लाख से 10 लाख के बीच में इसकी जनसंख्या थी यूची कबीले की। उन्होंने ऊफुन जात पर आक्रमण किया और उसको हरा दिया और उसने अपने अधीन कर लिया। यूची तिब्बत की सीमा, जिसको लघ यूची कहते थे, और पश्चिम की ओर जो बढ़े उनको महान यूची कहते थे। देखो, यूची लोग जो तिब्बत की सीमा पर रह गए उनको लघ यूची कहते थे, और जो पश्चिम की तरफ और आगे बढ़ते चले गए उनको महान यूची कहते थे। फिर देखो, यूची और शको
जो उत्तरी दर्रों के रास्ते भारत आ गए, उत्तरी दर्रों के रास्ते भारत आ गए। और यूची ने क्या किया, शकों पर आक्रमण किया और शकों को भी हरा दिया, वहां से भगा दिया। फिर चारागाह जो उनके थे शकों के, उन पर अधिकार कर लिया, चारागाह जो थे उन पर अधिकार कर लिया। फिर ऊफुन जनजाति और हिंगनो जनजाति, ऊफुन जनजाति और हिंगनो जनजाति का, जब ऊफुन जनजाति का राजा मारा गया तो उसका जब पुत्र आएगा तो वो अपने बाप का बदला तो लेगा ही। तो ऊफुन जनजाति और हिंगनो जनजाति, जब इसने मदद मांगने के लिए हिंगनो जनजाति के पास गए तो ये दो सेनाएं और जो यूची कबीला था, यूची कबीला था, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। कहाँ पर, आक्सस घाटी के पास इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और उसमें यूची फिर हार गए और हिंगनो जीत गए। हिंगनो और ऊफुन जीत गए और यूची हार गए। फिर समय के साथ साथ उनका खाना बदोश जीवन समाप्त हुआ और ये स्थायी रहने लगे। समय के साथ साथ उनका खाना बदोश जीवन समाप्त हो गया और वो स्थायी रहने लगे। फिर देखो, यूची ने अपनी स्थिति मजबूत करके बैक्टीरिया पार्थिया के राजा को भी परास्त कर दिया। यूची कबीले के लोग अपनी स्थिति को मजबूत कर दिए, मजबूत करके बैक्टीरिया और पार्थिया के राजा को परास्त कर दिया। फिर सबसे शक्तिशाली शासक बना, शक्तिशाली राज बन गया यूची कबीला, क्योंकि जब बैक्टीरिया और पार्थिया को हरा दिया, उसके राजाओं को परास्त कर दिया, तो आप समझ सकते हो कि यूची कबीला कितना शक्तिशाली हो गया। फिर इसमें आता है हमारा पहला शासक कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस जो प्रथम था ये आता है, ये ईरान का था और ईरान राज्य में या बैक्टीरिया और पार्थिया दोनों को मिला लो तो ईरान बनता है। तो ईरान राज्य में सिंधु और झेलम नदी के पास ईरान पड़ता है। ईरान कहाँ पर, सिंधु और झेलम के बीच में ईरान था और बैक्टीरिया पार्थिया को भी परास्त कर लिया, तो वहाँ के राज्य ये पड़ता है। प्रमाण कैसे मिलते हैं, तो जो सिक्के थे, क्या थे, सिक्के थे, वे तांबे के थे, सिक्के तांबे के थे। ईरानी के जो शासक थे हर्मियस, ये यूनानी भी थे। और कुजुल कडफिसेस प्रथम, इन्होंने खरोष्टी लिपि को अपनाया। कुजुल कडफिसेस प्रथम ने खरोष्टी लिपि को अपनाया। प्रथम शताब्दी पूर्वार्ध का राजा था, प्रथम शताब्दी पूर्वार्ध का राजा था कौन, कुजुल कडफिसेस। फिर आगे देखो, फिर आता है कडफिसेस द्वितीय या बिम कडफिसेस, कडफिसेस द्वितीय या बिम कडफिसेस। यह ईरान के सिंधु और झेलम नदी के बीच में था, जो पंजाब की गंगा घाटी थी। देखो, कडफिसेस द्वितीय या बिम कडफिसेस का क्षेत्र कहाँ का था, ईरान का था, जो सिंधु और झेलम के नदी के किनारे है, और पंजाब और गंगा घाटी के पास में भी आता है। एक तरफ कडफिसेस द्वितीय अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, एक तरफ क्या कर रहा था, कडफिसेस द्वितीय अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था। पहले ईरान से सिंधु झेलम, फिर पंजाब, फिर गंगा घाटी तक पहुंच चुका था ईरान के लोग, कडफिसेस द्वितीय। और दूसरी तरफ चीनी राजा पांचाओ अपना साम्राज्य विस्तार करते हुए रोमन साम्राज्य की सीमाओं तक पहुंच गया था। जो चीनी राजा था पांचाओ,
वो भी अपना साम्राज्य विस्तार करते हुए रोमन साम्राज्य की सीमाओं तक पहुंच गया था। फिर चीनी अभियान से कड़फिसेस द्वितीय भयभीत हो गया। चीनी अभियान से कड़फिसेस द्वितीय क्या हो गया? भयभीत हो गया। उसने एक प्रस्ताव भेजा कि हाँ, हम तुम्हारी राजकुमारी विवाह की मांग करके पांचालों की बराबरी का दावा ठोक दिया कि हाँ, जो पांचालों की राजकुमारी है उससे हम विवाह कर लेंगे। कड़फिसेस द्वितीय ने तो दावा ठोक दिया उसकी बराबरी करने का। और कड़फिसेस का राजदूत था, तो पांचालों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। जो उसने राजदूत भेजा था कि हाँ, राजकुमारी के विवाह की मांग करके पांचालों की बराबरी करने के लिए उसने दावा ठोक दिया। तो राजदूत जो था, तो पांचालों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। और अंत में क्या हुआ? कड़फिसेस द्वितीय पराजित हुआ। अंत में कड़फिसेस द्वितीय पराजित हुआ और उपहार देना पड़ा, और ढेर सारा उपहार देना पड़ा। किसको? पांचालों को, क्योंकि उसने राजकुमारी से विवाह करने का दावा ठोक दिया। तो पांचालों ने सोचा कि ये हमारी बराबरी कर रहा है। तो जो उसने अपना राजदूत भेजा था उसके दरबार में उसको गिरफ्तार कर लिया पांचालों ने। और अंत में क्या हुआ? कड़फिसेस द्वितीय पराजित हुआ और उसको ढेर सारा उपहार देना पड़ा। फिर कड़फिसेस द्वितीय सोने और तांबे के सर्वाधिक सिक्के की भी मिलते हैं। कड़फिसेस द्वितीय के सोने और तांबे के सिक्के भी सर्वाधिक मिलते हैं। और इसकी उपाधियां क्या थीं? तो महाराज, राजाधिराज, सर्वलोकेश्वर, महेश्वर, ये सारी इसकी उपाधियां थी। और यही हमारा कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। कड़फिसेस द्वितीय यही हमारा क्या माना जाता है? उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सिक्कों पर नंदी बैल, शिवलिंग, त्रिशूल आदि प्रमाण मिले हैं कि हाँ, माना जाता है कि कड़फिसेस किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी था, क्योंकि सिक्कों पर नंदी बैल, शिवलिंग, त्रिशूल इस तरह के प्रमाण भी मिले हैं। फिर देखो, फिर आता है कनिष्क प्रथम। कनिष्क जो कुषाण वंश का महानतम शासक था। कनिष्क क्या था? कुषाण वंश का महानतम शासक था, सबसे महान शासक था। 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। पांचालों और कनिष्क का युद्ध हुआ, दोनों में भिड़ंत हो गए। पहले पराजित हो गया, बाद में क्या हुआ? जीत गया। कनिष्क पहले तो पराजित हो गया, लेकिन अंत में बाद में क्या हुआ? वो कनिष्क जीत गया पांचालों से। फिर चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति भी इसी के समय में हुई, कनिष्क के। फिर कश्मीर के कुंडलवन में हुई, जिसमें 500 भिक्षुओं थे। जिसमें क्या थे? 500 भिक्षु थे। अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता वसुमित्र ने की। उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। जब चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति हुई तो उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति कहाँ पर हुई? तो कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में हुई। फिर देखो, फिर तीनों पिटकों पर टीकाओं का रचना हुआ। तीनों जो पिटक थे, तो वहाँ पर क्या हुआ? तीनों पिटकों पर टीकाओं का रचना हुआ। जो महाविभास पुस्तक है, जिसने वसुमित्र ने लिखा। महाविभास
पुस्तक है उसको किसने लिखा? वसुमित्र ने लिखा। और उसमें इन तीनों पिटकों पर टीकाओं का उल्लेख मिलता है। बौद्ध दर्शन सबसे महान पुस्तक है। बौद्ध दर्शन सबसे महान पुस्तक है, इसलिए इसे बौद्ध धर्म का महाकोश या विश्वकोश कहते हैं। इसलिए इसे बौद्ध धर्म का महाकोश या विश्वकोश कहते हैं। और बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक था महायान और एक था हीनयान। महायान और हीनयान। हीनयान ये पुराना रूप था बौद्ध धर्म का, और महायान जो ये नया रूप था। पहले बुद्ध की पूजा चिन्हों पर होती थी। पहले बुद्ध की पूजा क्या होती थी? चिन्हों पर होती थी। सत्कर्मों पर बल दिया गया। पाली भाषा का उपयोग किया गया। मूर्ति पूजा बढ़ाई गई। बुद्ध और बोधिसत्वों की पूजा भी होने लगी, और ये संस्कृत में होने लगी, और उस समय संस्कृत भी प्रचलित हो गई। फिर आगे देखो, फिर कला शैलियों का विकास। कला शैलियों का विकास तो गंधार कला शैली थी, मथुरा कला शैली थी। उस समय 2 कला शैली चलती थी, गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली। गंधार कला शैली में इंडो ग्रीक शैली भी शामिल थी, और ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी इसको कहते हैं। गंधार कला शैली, इंडो ग्रीक शैली भी इसको कहते हैं, और ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहते हैं। और मथुरा कला शैली में ये लाल बलुआ पत्थर की होती थी, और बुद्ध की प्रथम मूर्ति इसी में बनाई गई, मथुरा कला शैली में। फिर देखो गंधार कला शैली, बुद्ध और बोधिसत्वों दोनों ने मिलकर मूर्तियां बनाई, जो काले स्लेटी पत्थर की होती थी। जो क्या थी? काले स्लेटी पत्थर की होती थी गंधार शैली में बुद्ध की मूर्तियां। और जो मथुरा कला शैली में थी तो वे क्या थी? वो लाल बलुआ पत्थर की थी। फिर यह यूनानी देवता अपोलो की नकल प्रतीत होती है। यह क्या प्रतीत होती है? यूनानी के जो देवता थे अपोलो, तो उसकी नकल प्रतीत होती है। फिर राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर थी और मथुरा थी। पुरुषपुर में पेशावर जगह है, वहां पर थी, और मथुरा में इसने स्तूप भी बनवाए। अब देखो पुरुषपुर 400 फीट ऊंचा 13 मंजिल टावर बनवाया, और उसके ऊपर कलश लगवाया। किसका? लोहे का। 400 फीट ऊंचा 13 मंजिल का टावर बनवाया, और उसके ऊपर कलश लगवाया, वो भी लोहे का। और मथुरा में एक स्तूप बनवाया, जहां पर बुद्ध की अस्थि रखी गई हैं। जहां पर क्या किया गया? बुद्ध की अस्थि रखी गई हैं। इसी के पास विशाल संघाराम कनिष्क के चैत्य प्रसिद्ध यवन वास्तुकार अगिलस। यवन वास्तुकार कौन थे? अगिलस। उसने इसका निर्माण करवाया था। उसने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। फिर देखो, फिर नगर निर्माण देख लो। नगर निर्माण कश्मीर में कनिष्कपुर बसाया, तक्षशिला में सिरकप भी बसाया। कश्मीर में कनिष्कपुर बसाया, तक्षशिला में सिरकप बसाया। पेशावर जो थे, पेशावर यहाँ पर स्तूप बनाया, जो खुदाई की गई, तो यहाँ पर बुद्ध, इंद्र, ब्रह्म और कनिष्क के अवशेष मिले हैं पेशावर के स्तूप से। और महास्थान बोगरा जो सोने की मुद्रा पर कनिष्क की बड़ी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। महास्थान बोगरा से क्या मिला? सोने की मुद्रा मिली है। सोने की मुद्रा पर कनिष्क की बड़ी मूर्तियां मिली। फिर
मथुरा से कनिष्क के प्रमाण मिले हैं। घुटने तक चोंगा एवं पैरों में भारी जूते भी मिले हैं मथुरा से कनिष्क के। फिर सिल्क मार्ग पर अधिकार देखो, सिल्क मार्ग पर अधिकार जो चीन में था और रोमन दोनों में चलता था। देखो कैस्पियन सागर का भी मार्ग इन्होंने खोजा। मर्ब से फारत नदी या रूम सागर का मार्ग भी खोजा और भारत में लाल सागर का भी मार्ग इन्होंने ही खोजा। कौन? कनिष्क ने। सिक्कों को देख लूं। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के 124 ग्रेन के चलाए। कुषाणों ने सर्वाधिक क्या चलाए? सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए। फिर तांबे के सिक्के होते हैं उनको भी चलाया। जो तांबे के सिक्के होते हैं ताम्र के, तो उनको भी इसने चलाया। फिर देखो कनिष्क के दरबार में विद्वान रहते थे। कनिष्क के दरबार में विद्वान कौन कौन रहते थे? तो कनिष्क कला और विद्वता का आश्रयदाता माना जाता है। कनिष्क कला और विद्वता का आश्रयदाता माना जाता है। अश्वघोष कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके वहां से प्रसिद्ध विद्वान बुद्ध का विच्छायज पेशावर ले आया। देखो अश्वघोष जो था वो कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके वहां से प्रसिद्ध जो विद्वान थे बुद्ध का विच्छायज पेशावर को ले आया अपने दरबार में। और उसने क्या किया? अश्वघोष ने एक बुद्धचरित नामक ग्रंथ लिखा, एक सूत्रालंकार लिखा। बुद्धचरित में बुद्ध जीवन की कथा लिखी जो संस्कृत पद्य में थी। बुद्धचरित में बुद्ध जीवन की कथा लिखी जो संस्कृत में थी। और यह बौद्ध धर्म का महाकाव्य, यह क्या था? बौद्ध धर्म का महाकाव्य था। और जो सूत्रालंकार थे तो इसके उपाध्यक्ष थे। फिर आगे देखो फिर नागार्जुन जो मार्टिन लूथर के समय के थे। यह केवल दार्शनिक ही नहीं अपितु वैज्ञानिक भी था। यह नागार्जुन क्या थे? दार्शनिक ही नहीं और वैज्ञानिक भी थे नागार्जुन। इसने माध्यमिक सूत्र लिखा। इसने क्या लिखा? माध्यमिक सूत्र, जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत बताया गया। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र लिखा है और उसमें सापेक्षता का सिद्धांत बताया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि माध्यमिक सूत्र के रचनाकार कौन है, तो आप क्या बताओगे? नागार्जुन। और इसे ही नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। फिर आता है हमारा वसुमित्र जो चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति के अध्यक्षता करते थे। इन्होंने महाविभास लिखा और इसी को विश्वकोश भी कहते हैं। फिर चरक आते हैं जिन्होंने चरक संहिता लिखा और आयुर्वेद ग्रंथ भी लिखा। चरक संहिता और आयुर्वेद ग्रंथ भी लिखा। फिर मंथर आते हैं। मंथर जिसमें बुद्धिमान राजनीतिक लिखा और जिसमें बुद्धिमान राजनीतिक था। और कनिष्क का ये मंत्री था। कनिष्क का क्या था? मंत्री था। फिर नोट दिया गया है, कनिष्क एक महान विजयी ही नहीं अपितु महान प्रशासक भी था। कनिष्क क्या था? एक महान
विजयी शासक के बल नहीं अपितु और क्या था, लेकिन वह महान प्रशासक भी था। उसके राज्य में भी एक भी विद्रोह नहीं हुआ। कनिष्क के राज्य में कोई विद्रोह नहीं हुआ। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क क्या था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जापान, चीन, तिब्बत इन सारे क्षेत्रों को विजित कर लिया था। जापान को, चीन को, तिब्बत को भी विजित कर लिया था। और यह अशोक द्वितीय कहलाया। और यह क्या कहलाया, अशोक द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर आता हुविक्स। हुविक्स देखो, हुविक्स कनिष्क का उत्तराधिकारी हुविक्स था, जिसको रूद दामन ने आक्रमण कर दिया और इसको हरा दिया युद्ध में। रूद दामन ने हुविक्स पर आक्रमण किया और इसको हरा दिया। और यह पेशावर को छोड़कर मथुरा भाग गया। और इसके सिक्कों पर शिव, स्कंद, विष्णु, बौद्ध मत मिलते हैं। और इसके सिक्कों पर क्या मिलता है, शिव, स्कंद और विष्णु के बौद्ध मत मिलते हैं। फिर वासुदेव को देखो, वासुदेव यह अंतिम शासक था। मुद्रा पर नंदी, शिव, बैल ये प्रमाण मिलते हैं मुद्रा पर उसके। वासुदेव शैव या वैष्णव मत को मानता था। जो शैव धर्म चलता था, वैष्णव धर्म चलता था, उसको ये मानता था। कुषाण शासकों को देवपुत्र कहा गया। जो कुषाण के शासक हुए उनको देवपुत्र कहा गया। कुषाणों में मृत शासकों की मूर्तियों को मंदिर में रखा जाता था। जो कुषाण थे उसमें जो मृत शासकों की मूर्तियां थी उनको कहाँ रखा जाता था, तो मंदिर में रखा जाता था। नियमित रूप से सोने के सिक्के भी इसने जारी किए, नियमित रूप से। और भारत में द्वैध शासन की प्रथा भी लागू की। भारत में द्वैध शासन की प्रथा भी वसुदेव ने लागू की। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर से कर दिया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर से दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूँ वो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के जरिए से पहुंच सकें। जय हिंद। थैंक यू सो मच।